अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने रचा नया इतिहास। पहले सौर मिशन में अंतिम कक्षा में स्थापित हुआ आदित्य L1 लैग्रेंज 1 बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा में सूर्य का करेगा अध्ययन। प्रधानमंत्री ने दी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल राशन घोटाले मामले में टीएमसी नेता शंकर आर्य को देर रात किया गिरफ्तार। फरार टीएमसी नेता शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस हुआ जारी। कल राशन घोटाले मामले में छापे के दौरान ईडी की दूसरी टीम पर हुआ था हमला। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की दूसरी चार्जशीट में भूपेश बघेल का फिर आया नाम। आरोपी ने बघेल को पैसे देने की कही बात। एसआईटी ने मामले में मुंबई से की पहली गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 500वें केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। शिक्षक की भूमिका में महिलाओं के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। बांग्लादेश में कल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। भारत से चुनाव आयोग के 3 सदस्य पहुंचे ढाका। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिलाया निष्पक्ष चुनाव का भरोसा। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने एक नया इतिहास रच दिया है। अपने पहले सौर मिशन में आदित्य L1 अंतिम कक्षा में स्थापित हो गया है। अब आदित्य L1 लैग्रेंज 1 बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। जी हां, एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने नया इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अपने पहले सौर मिशन में अंतिम कक्षा में स्थापित हुआ है आदित्य L1 बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो का नया कीर्तिमान। हेलो ऑर्बिट कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। पहले सौर मिशन में आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची है और ये सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं पूरे राष्ट्र के साथ इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करता हूं। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क। आयशा खानम हमारे साथ, हमारी सहयोगी संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। आयशा, एक और कीर्तिमान, चांद के बाद अब सूरज को नमस्कार करने के लिए पहुंच गया है आदित्य L1। अब भारत का परचम सूरज पर भी। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज इसरो के लिए, भारत के लिए, क्योंकि आज आदित्य L1 जो अपनी इंटरनेट कक्षा है वहाँ पहुंच गया है और इसरो के वैज्ञानिक अभी बैंगलोर के आईस्टैक सेंटर से, ये वही सेंटर है जहाँ से इसरो के वैज्ञानिकों ने कुछ महीने पहले चंद्रयान 3 को जो है चांद पर लैंड किया था। तो उसी सेंटर से अभी कुछ ही देर पहले कमांड दी गई और आदित्य L1 को इस L1 कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। तो ये वो स्थान है जहां से आदित्य L1 लगातार 24 घंटे सूर्य पर नजर रखेगा, सूर्य पर निगाह बनाए रखेगा और ये वो स्थान है जहां से
कभी सूर्यास्त नहीं होगा, यानी सूर्य लगातार 24 घंटे आदित्य L1 के सामने रहेगा। तो ये डेटा जुटाने में बहुत आदित्य L1 को इस तरह से डिजाइन किया गया है। और इसके जो 7 पेलोड्स हैं, ये तमाम 7 पेलोड्स एक के बाद एक करते हुए एक्टिवेट किए जाएंगे और ये पेलोड्स जो है धरती पर अपना डेटा भेजते रहेंगे। और खास बात ये रहेगी कि जैसे जैसे डेटा धरती पर पहुंचता जाएगा उसको लाइव टाइम में उसको एनालाइज करते रहेंगे। यानी एक ऐसा पेलोड है आदित्य L1 पर जो VELC, जो प्रतिदिन 1440 तस्वीरें भेजता रहेगा और ये प्रतिदिन इसको लाइव टाइम में इसको एनालाइज किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेशुमार डेटा अब जुटाया जा सकता है। और आने वाले दिनों में ये जो साइंटिफिक पेलोड्स हैं ज्यादा से ज्यादा डेटा एनालाइज करने में मदद देंगे। तो ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, विश्व की साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इसरो न केवल ये डेटा अपने लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ भी शेयर करेगा। और इसके बाद इस डेटा को इस्तेमाल कर जो धरती पर सूर्य के एक्टिविटीज, सूर्य की गतिविधियों को लेकर जो असर होते हैं उसके लिए कई जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं उसे तैयार करने में मददगार साबित होंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण दिन और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ ने एक बार फिर अपनी टीम के साथ कर दिखाया है। और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, महिला है आदित्य L1 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाह जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं को स्पेस क्षेत्र में बढ़ावा देते रहे हैं, हमेशा से उनके साथ खड़े नजर आए और हमेशा महिलाओं की सराहना करते रहे। और उन्होंने चांद पर भी उन्होंने शिव शक्ति का जो नामकरण किया उस स्पॉट पर। तो जाहिर सी बात है जो इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर है आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शादी निगार, वो आज अत्यंत कामयाबी का उदाहरण पेश करते हुए एक बार भी साबित कर दिया कि इसरो ने भारत का परचम जो है वो चांद पर ही नहीं बल्कि सूरज तक लहरा रहा है। आयशा, आदित्य L1 जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें जो 7 पेलोड हैं वो स्वदेशी हैं, भारत में ही निर्मित हैं। ऐसे में अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिस तरह भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, आत्मनिर्भर भी होता जा रहा है, अब वो चीजों को अपने देश में बना रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। भारत ने पिछले कुछ समय से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्पेस को आत्मनिर्भर करने के कई कामयाब कदम उठाए हैं, उसके बाद से भारत ये साबित कर दिया है कि भारत विश्व का चौथा बड़ा स्पेस फेयरिंग नेशन है। और चंद्रयान 3 के बाद तो भारत विश्व का सबसे पहला देश है जो चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया था। तो ऐसे में भारत की आत्मनिर्भर ताकत पर स्पेस फेयरिंग नेशन से भारत की सराहना करते हैं। और नासा खुद चाहता है कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी जो है नासा के साथ शेयर करे। और इस आदित्य L1 की अगर हम बात करें तो इसमें जो पेलोड्स हैं, खासकर VELC पेलोड जो है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और दूसरी इंडस्ट्रीज की मदद से बनाया गया है। और इसमें बाकी जो दूसरे पेलोड्स हैं, तमाम पेलोड्स भारत में बने हुए हैं। और ये एक इंजीनियरिंग का एक अत्याधुनिक मार्वेल माना जाता है। तो ऐसे में भारत ने स्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। ये जो L1 पॉइंट है आयशा, ये एक वो पॉइंट है जहां पर पृथ्वी और सूर्य दोनों ही ग्रहों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण है वो संतुलित रहता है। तो इसका क्या कुछ फायदा होगा? जी देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके जरिए आदित्य L1 को एक बैलेंस पॉइंट पर स्थापित किया गया है। और यहाँ से आदित्य L1 जो है लगातार 24 घंटे सूर्य पर नजर रखेगा। देखिए, अभी तक जो सूर्य की स्टडी करने के लिए जो दूसरे मिशन तैयार किए गए थे, इन मिशन में होता यह था कि जैसे शाम होती थी, सूर्यास्त होता था, उसके बाद का डेटा जो है वो जुटाया नहीं जा सकता था। अब जबकि ये L1 पॉइंट जो है सूर्य के ऐसे इतने करीब है
कि इस पॉइंट के जरिए लगातार 24 घंटे सूर्य पर सूर्य पर आदित्य L1 अपनी नजर बनाए रख सकता है। यानी अगर कहीं सूर्यास्त होने का जो मतलब चांस है वो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि इस जगह से सूर्यास्त होगा ही नहीं, क्योंकि 24 घंटे लगातार यहाँ से आदित्य L1 सूरज देखता रहेगा। और इसके अलावा जो कई दूसरे मिशन में कई बार ये होता है कि सूर्य ग्रहण होता है, उस टाइम पे भी ये समझ नहीं आता था कि आखिरकार इसके कारण क्या होते हैं और इस सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या गतिविधियां होते हैं। ये तमाम स्टडी पहले नहीं हो पाती थी। अब जबकि ये ऐसा पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा स्थान है, ऑर्बिट है, जहां से ये तमाम डेटा जुटाया जा सकता है और लगातार सूरज पर नजर बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण ये आदित्य L1 और जिस प्रकार हेलो ऑर्बिट कक्षा में स्थापित किया गया है सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी है। देश भर के तमाम जगहों से बधाई संदेश आना शुरू हो गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये जो मिशन है। और आयशा हमारे साथ बनी हुई हैं। आयशा, अगर ये जानना चाहें कि क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ अध्ययन करेगा और क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी तक दुनिया को नहीं पता थे, उनका अध्ययन करके लोगों तक वो पहुंचाएगा, तो वो क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी तक एक ऐसे थे जिनको दुनिया जानना चाहती है लेकिन समझ नहीं पा रही थी? जी देखिए, खास बात यह है कि जब सूरज पर सोलर एक्लिप्स होता था, यानी सूर्य ग्रहण होता था, उस समय ये समझना मुश्किल था कि आखिरकार यहाँ पर क्या गतिविधियां होती है और इस दौरान जो सूर्य ग्रहण के दौरान जो एक्टिविटीज होती हैं उसे अभी तक नहीं समझाया गया था। तो ये एक अहम बात है। और इसके अलावा आदित्य L1 खास तौर पर स्पेस वेदर यानी स्पेस के अंतरिक्ष के मौसम के बारे में जानकारियां जुटाएगा, यानी अंतरिक्ष के मौसम पर कैसे नजर रखी जा सकती है, ये स्टडी जो है आदित्य L1 मिशन करेगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। इस मिशन के जरिए अहम है क्योंकि स्पेस वेदर मॉनिटर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत भी अब इंटर प्लैनेटरी मिशन पर जोर दे रहा है, मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं, चांद पर कॉलोनीज बसाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये जरूरी बन जाता है कि स्पेस में वेदर और माहौल कैसा है ये जानना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में आदित्य L1 मिशन की जो स्टडी होगी, इस स्टडी ये डेटा इसका जुटाएगा और स्पेस मॉनिटर करने में मददगार साबित होगा। और खास बात ये रहेगी कि जो सोलर फ्लेयर्स है, जो ज्वाला भड़कती है सूर्य के अंदर, ये किस लिए होती है, ये ज्वाला भड़कने के कारण क्या है और ये किस तरह से पैदा होती है अंदर ये ज्वाला सोलर इरप्शन, ये तमाम चीजें हैं जो है इसमें इस मिशन के जरिए समझने की कोशिश की जाएगी। आयशा, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर किस प्रकार के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग किस प्रकार उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, ये भी जानेंगे आपसे। हमारे साथ स्पेस एक्सपर्ट रतन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। रतन जी, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। एक और उपलब्धि, इसरो ने एक बार फिर से गौरवान्वित होने का मौका दिया है हम भारतवासियों को। नमस्ते शैला जी। और दिल्ली की सर्दी से सूर्य की गर्मी तक जो सफर हमने तय किया है ये बहुत ही क्रेडिटेबल है। और मैं साफ सीधे शब्दों में बात करूंगा, साइंटिफिक टर्म्स में नहीं, बिकॉज इससे हमारे जो दर्शक है वो जान सकते हैं कि हमारा आदित्य L1 प्रोब जहां पर आज जाके रुका है उसका क्या महत्व है और इसके आगे हम उससे क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं और कितना हमारे निजी जीवन में प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो अर्थ का, जैसे आप जानते हैं, ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसी प्रकार से सूर्य का भी ग्रेविटेशनल पुल होता है। सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ के ग्रेविटेशनल के बीच में जो एक जगह आती है उसको बोलते हैं L1, लैग्रेंज पॉइंट 1, जहां पे ना सूर्य की ग्रेविटेशनल पुल है और ना अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है। इसके अलावा जो भी स्पेसक्राफ्ट होता है उसका एक ऑर्बिट होता है। उस ऑर्बिट को अगर हम
हेलो ऑर्बिट में बदल दें, ऐसे कर दें, तो आप ये समझिए कि वहां पे एक तरह से टिक गया, सैकड़ों किलोमीटर के बीच में टिक गया वो। और अगर वो टिक गया है तो उसके लिए ना हमको फ्यूल की जरूरत है और ना हमको उसको आगे पीछे करने की जरूरत है। अगर हम वहां पे पहुंच गए तो हम सूर्य से पास है, धरती से दूर है, धरती से ज्यादा दूर है, सूर्य के ज्यादा पास है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो हम स्टेशनरी हैं, तो हम वहां से देख सकते हैं, जैसे आपके पहले विशेषज्ञ बोल रहे थे, सोलर स्टॉर्म्स हैं। सोलर स्टॉर्म्स एक चीज है, सोलर फ्लेयर्स हैं। सोलर फ्लेयर्स क्यों होते हैं, सोलर स्टॉर्म्स क्यों होते हैं, ये जानना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम ये पता करें कि कब सोलर स्टॉर्म्स और कब सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं। उससे हमको ये पता लगेगा कि मान लीजिए हमारे कितने, भारत के सैकड़ों सैटेलाइट्स हैं इस समय ऑर्बिट में, राइट? कम्युनिकेशन के हैं, सर्वेलेंस के हैं, अर्थ के हैं, ऑब्जर्वेशन के हैं। जब सोलर फ्लेयर्स होते हैं तो सोलर फ्लेयर्स के पास इतनी क्षमता है कि वो हमारे सारे सैटेलाइट्स को एकदम खत्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, सैटेलाइट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। और अगर सोलर फ्लेयर्स है जिसमें मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, वो मैग्नेटिक स्टॉर्म है, मैग्नेटिक स्टॉर्म अगर आ रहा है तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म कर सकता है। यदि हमें पता लग जाए कि कब ये सोलर फ्लेयर्स आएंगे, कब सोलर स्टॉर्म्स आएंगे, तो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को शट डाउन कर सकते हैं। अगर हमने एक बार अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को शट डाउन कर दिया तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से हम अपने सैटेलाइट्स को बचा सकते हैं। और बचाने के अलावा हमको ये भी पता लग जाएगा कि कब वो स्टॉर्म जाएगा। जब वो जाएगा तो हम फिर से हम फंक्शनल हो जाएंगे, फुल्ली फंक्शनल हो जाएंगे। तो एक चीज होती है सैटेलाइट सेफ मोड। सेफ मोड जैसे आपके कंप्यूटर पे कभी कभी होता होगा कि आपका कंप्यूटर शट डाउन होने वाला होता है तो सेफ मोड आ जाता है। तो सेफ मोड में जो हम चलाते हैं, लिमिटेड हमारी गतिविधि होती है। उस लिमिटेड गतिविधि के बाद अगर सोलर स्टॉर्म निकल जाएगा, हम फुल्ली फंक्शनल हो जाएंगे। तो हमारा बहुत फायदा है इससे जानने से कि कब सोलर स्टॉर्म्स आएंगे, कब फ्लेयर्स आएंगे, क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे, कैसे आते हैं, कब आते हैं। ये सब जानने के लिए आदित्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर आदित्य अकेला नहीं है, उसके पड़ोसी भी हैं। नासा ने और ESA ने करीब 25 साल पहले लैग्रेंज 1 पॉइंट पे अपना सैटेलाइट भेजा था। उसकी आयु 2 साल थी, 25 साल तक चल रहा है। और हमारे आदित्य की 5 साल की आयु है, पता नहीं कितने साल चलेगा। लेकिन जितने साल भी चलेगा, क्योंकि वहां पे फ्यूल की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह स्टेशनरी है, तो हम वहां से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और कहते भी हैं कि जानकारी हो, जब तक जानकारी ही नहीं होगी तो आप उससे प्रिवेंट कैसे होंगे, और जानकारी होगी तो उससे बचाव के भी उपाय सोचे जाएंगे, उससे निपटने के लिए भी वैज्ञानिक प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार प्रधानमंत्री का भी कहना है कि मानवता को बचाने के लिए विज्ञान को आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम देख रहे हैं इस दिशा में बहुत सारे प्रयास। बिल्कुल। और ये देखिए, ये सिर्फ हमारे भारत के लिए नहीं है, ये विश्व के लिए। क्योंकि हम अगर वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं तो ये हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है जी। सारे जब सोलर स्टॉर्म्स के बारे में हम पता कर पाएंगे, और हम ये पता कर पाएंगे कब आ रहे हैं या कब सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, तो हमने आर्टेमिस अकॉर्ड नाम की एक ट्रीटी साइन की है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड के मुताबिक हम ये अपनी जानकारी दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे, और जब हम दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे तो संभवतः हम वही वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो लैग्रेंज, ये जो L1 जो पॉइंट है, ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में आप कुछ बताइए कि क्योंकि जिस तरह की इसकी संकल्पना के बारे में बात हो रही है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण है यहाँ तक पहुँचना, ऐसे में जिस प्रकार इसरो ने ये उपलब्धि हासिल की है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा इस उपलब्धि को हासिल करना, और अब वहाँ पर स्थापित होने के बाद क्या कुछ और चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, हमारा भारतवर्ष फ्रूगल इंजीनियरिंग में बिलीव करता है।
और जुगाड़ ये प्रोग्रेस आप जो भी बोल रहे हैं, लेकिन ये है कि हमने जो ये उपलब्धि हासिल की है सिर्फ 400 करोड़ में, इसके लिए अगर कोई और भी कंट्री करता या कोई विकसित देश करता तो आप मान सकते कि इससे कम से कम 7 से 8 गुना दाम लगता, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फैसिलिटीज हैं, जो हमारे साइंटिस्ट ने उपलब्धियां हासिल की हैं पहले से, आज से नहीं पहले से, उन पहले से उपलब्धियों को हासिल करने के उपरांत हमारे पास एक बहुत ही विकसित सैटेलाइट सेंटर है, उसको बोलते हैं यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, बैंगलोर में है, यूआरएससी उसको बोलते हैं। ये पूरा का पूरा यूआरएससी में बनाया गया है। और निगार जी, आपको जान के खुशी होगी कि जो इस प्रोजेक्ट की हेड है वो भी एक महिला है जी। आप जानती होंगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाना और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करना मोदी सरकार में काफ़ी ये प्रमुखता से देखा गया है। जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास हुए हैं, जिस तरह स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके उसके लिए प्रयास हुए हैं। और कहीं ना कहीं आदित्य L1 जो है उसका भी कहीं ना कहीं एक प्रतीक है, क्योंकि जिस प्रकार इसमें 7 पेलोड वो स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए हैं, तो उसका भी एक प्रमाण है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और निगार जी, आपको जान के खुशी होगी जो साइंटिस्ट हेड कर रही है इस मिशन को, उनका नाम आपसे मिलता है, उनका नाम भी निगार है। उनका नाम निगार शाह जी है। और निगार शाह जी इज अ टेस्टिमेंट टू किस तरह से इसरो इक्वालिटी डाइवर्सिटी में बिलीव करता है। इसके अंदर कोई मतलब महिला है या पुरुष है, कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास टैलेंट है और आप उसको विकसित कर सकते हैं तो बनाइए। तो निगार शाह जी जो महिला इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर है, शी इज फ्रॉम केरला एंड बट शी स्पेंट हर होल करियर इन इसरो, तो उन्होंने बनाया है और उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात, एक महिला सशक्तिकरण का परिचायक हमारा आदित्य L1, स्वदेशी का परिचायक आदित्य L1। क्या मानते हैं आप कि विज्ञान अब नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और भारत विज्ञान को आगे बढ़ाने में भारत की जो सरकार है उसके प्रयास भी काफी महत्वपूर्ण है? जी निगार जी, देखिए, जो हमने पीछे किया वो पीछे रह गया। अब जो हम आगे करने जा रहे हैं ये सोचने की बात है। तो इस साल इसरो ने करीब करीब मान लीजिए हर महीने कुछ ना कुछ लॉन्च प्लान किया है। हर महीने कुछ ना कुछ होगा और उसके बारे में ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं कि मंगल की तरफ हम जाएंगे, हम शुक्र की तरफ जाएंगे, और उससे भी जरूरी बात है गगनयान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए हमारा थोड़ा टाइम टेबल पीछे हो गया, लेकिन हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाए थे, लेकिन हम कर रहे हैं उसमें काम। सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जो गगनयान है वो टोटली इंडिजिनस मिशन है। हाँ, ट्रेनिंग हम बाहर करेंगे, हमारे एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग बाहर होगी, लेकिन हमारा जो रॉकेट जाएगा वो इंडिजिनस है, हमारे देश में बना हुआ है। उसके लिए हमने अबॉर्ट मिशन किया। अबॉर्ट मिशन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप स्पेस की परिधि में नहीं पहुंचे, उसके पहले कोई समस्या हो गई, तो आपको जो उसके अंदर लोग जा रहे हैं, जो जीवात्माएं जा रही हैं, उनको बचाने के लिए क्या तरीका है। तो स्पेस अबॉर्ट मिशन एक बहुत जरूरी पहल होती है ये जानने के लिए कि हम इसको भेज सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। वो हमने कर लिया। और इसके बाद अभी नेक्स्ट आप जानती है मिशन प्लान हो रहा है, जिसके अंदर हम भेजेंगे एक रोबोट को स्पेस में, और उस रोबोट का नाम है व्योम, और वो भी एक लेडी के ऊपर आधारित है। और वो जाएगा और उसके बाद जा करके देखेंगे हम कि वो सफलता प्राप्त होती है नहीं होती। प्राप्त होगी, सफलता हमेशा होगी। GSLV Mark 3 जाएगा उसमें, और जब वापस लौट के आएगा वो, उसके बाद हम एक और मिशन भेजेंगे देखने के लिए कि हम वहां पे कैसे रह सकते हैं, क्योंकि 1 हफ्ता 5 दिन वहां पे रहना है, और उसके उपरांत हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करेंगे। तो ये सब ये आगे की जो तैयारियां हैं
ये इसरो ने करके रखी है और ये संपूर्णता भारत में है, मेक इन इंडिया है, इंडिजिनस है, इसके लिए हमें बहुत गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। तो अंतरिक्ष में इसरो की एक और बड़ी उपलब्धि, एक असाधारण उपलब्धि, और अभी तो इसे कह सकते हैं, जिस प्रकार आपने भी बताया कि ये तो एक तरह से एक शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे पड़ाव पार करने हैं, बहुत सारे और कीर्तिमान स्थापित करने हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं भी इसरो को आगे के पड़ावों के लिए, और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर देश भर से तमाम शुभकामना संदेश आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है इसरो के वैज्ञानिकों को। आपका रतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारी संवाददाता आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ी और दर्शकों से तमाम ताजा अपडेट साझा की, उनका भी बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।